Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the power and energy. Let's start. स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कि पावर क्या है और एनर्जी और उसकी टाइप्स क्या क्या है और एमटीकैट में यहाँ से किस किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से ये बात पढ़ी थी कि वर्क क्या होता है, तो आज हम डील करेंगे अपने बाकी दो पोर्शंस को, पावर और एनर्जी को। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली पावर से। अगर तो पावर की बात की जाए तो बहुत सिंपल टॉपिक और इसके बहुत ही आसान एमसीक्यूज एमटीकैट में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अगर पावर को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और अगर हम यहीं से इसके फार्मूला की बात करें तो हम कहते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ये बात आप भी जानते हैं कि वर्क के फार्मूला जितने भी हैं वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी बाय टी। हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा बाय टी। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू एम जी एच बाय टी। और ये भी कह सकते हैं कि दिस पावर इज आल्सो इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर बाय टी। क्योंकि ये बात तो डिटेल से पढ़ी जा चुकी है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर पीई में चेंज होता तो यहाँ पे एम जी एच वन माइनस एच टू भी आ सकता था। अच्छा, ये सारे फार्मूलाज जो हमने अभी पावर के पढ़े हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड टू एवरेज पावर। ये सारे एवरेज पावर के फार्मूलाज हैं। लेकिन एक फार्मूला ऐसा है जो इंस्टेंटेनियस पावर के साथ डील करता है। हमारे पास एक फार्मूला इस तरह का भी है which deals with power at a specific instant, students, which is equal to F dot V, जिसको हम कह सकते हैं F V cos of theta। This is the formula of instantaneous power। क्यों ये एवरेज में क्यों नहीं है? क्योंकि in this case this velocity is instantaneous, this is why the power becomes instantaneous। अगर यूनिट्स की बात की जाती तो जरा नोट कीजिएगा, यूनिट्स के मामलात में वर्क इज जूल, टाइम इज सेकेंड, सो यूनिट बिकम्स जूल्स पर सेकेंड, which is also equal to watt। हम इसको वॉट भी कहते हैं, which is also equal to Newton meter per second, which is also equal to kilogram meter square per second cube। स्टूडेंट्स, देखें हमने एक यूनिट को किस तरह से डिफरेंट फॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर दिया। जूल इज न्यूटन मीटर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जबकि बेस टर्म्स में यूनिट पावर का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आता है। और स्टूडेंट्स, ये यूनिट हमसे बेस टर्म्स में पास्ट में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो वो हमारे पास ये बनेगा, क्योंकि बाकी सारे डिराइव्ड की फॉर्म में है। जूल, वॉट, न्यूटन इज इन द डिराइव्ड फॉर्म, दिस इज इन द बेस फॉर्म। अगर वैसे देखा जाए कि इसकी नेचर क्या है, तो पावर is always a scalar quantity, it does not have any direction। तो ये स्केलर हो गई। अब इस सारी चीजों के बाद कोई ऐसा यूनिट
जो हम प्रीवियसली इस्तेमाल करते हों लेकिन अब हमने कम कर दिया है या हम नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट में एमसीक्यू आ चुका है, ये बात याद रखिएगा। एक और यूनिट के बारे में भी पूछा गया है पास्ट में, एंड दैट यूनिट इज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। बिल्कुल शुरू में जब हमने मशीनरी में काम करना शुरू किया तो उससे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट होता था हॉर्सेस का, घोड़ों का। तो हमने अपनी उस मशीन्स की पावर को इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर कैलकुलेट करना चाहा, तो तब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज किया हॉर्स पावर। आहिस्ता आहिस्ता जैसे डेवलपमेंट आती गई और जिस तरह से हम एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट की तरफ आए तो हमने हॉर्स पावर को ख़त्म करके हर जगह पर एनर्जी कि जैसा जूल यूनिट SI रखा, वैसे ही हमने पावर में वॉट को फोकियत दी। तो हमारे पास अब जो SI यूनिट है वो तो वॉट है, लेकिन प्रीवियसली हॉर्स पावर भी यूज करते थे, विच इज इक्वल टू 746 वॉट्स स्टूडेंट। अब अगर हम यहां से फर्दर देखें तो इस पूरी बेस में से हमें किस किस तरह के MCQs पूछे जा चुके हैं जरा ये नोट कीजिएगा। हम डील करते हैं शुरू में उन MCQs से जो पास में पूछे जा चुके हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे उनकी तरफ जो पूछे जा सकते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट MCQ की। फर्स्ट MCQ इज रेट ऑफ doing work is called। rate of doing work क्या कहलाता है? अल्फा ऑप्शन इज work, बीटा ऑप्शन इज energy, चार्ली ऑप्शन इज power, and delta option is all of these। तो स्टूडेंट्स ये तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पूछ ली, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये एग्जैक्ट MCQ पास्ट में MD कैट के अंदर पूछा जा चुका है। हमने अभी तक ये 3 MCQ डिस्कस किए जो आ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और फिर ये थर्ड। अब हम बात करते हैं एक और MCQ की। A bulb dissipates 120 joules in 2 minutes। Power dissipated is, एक बल्ब 120 जूल जाया कर देता है, डिसिपेट कर देता है 2 मिनट्स में, तो बताएं पावर कितनी यूज कर चुका है अब तक? 60 वॉट, 120 वॉट, 240 वॉट या फिर 1 वॉट। तो नोट कीजिएगा, हमें जो पावर का लिंक पता है, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क इज 120 एज वेल एज टाइम इज 2 मिनट्स। तो आपने 2 नहीं पुट करना, यू हैव टू पुट टाइम इन सेकेंड्स। 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकेंड्स, तो फिर यहां पर आ जाएगा 120 seconds and answer is 1 watt। So our correct answer of this MCQ is delta। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम एक MCQ और करेंगे जहां हम ये जानेंगे कि किस तरह से इन फार्मूलाज को भी प्रॉपर सॉल्व किया जा सकता है एज MCQs। तो चलिए नोट करते हैं। जो हमारा थर्ड MCQ है दैट इज if force is equal to
2i plus 5j acts on a body। अगर ये फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है और उसको डिस्प्लेस कर देती है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 seconds and displaces it about, और बॉडी को डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेसेस इट अबाउट। हमें यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3i प्लस 2j। देन पावर इज, देन बताइए कि पावर क्या है। सबसे पहले हम नोट करेंगे, हमें ऑप्शंस दे दी गई हैं, हमने उनमें से एक ऑप्शन को एज आंसर चूज करना होता है। फर्स्ट आंसर इज 10 watt, बीटा इज 8 watt, चार्ली इज 6 watt and delta is 12 watt। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म और पावर निकालनी है। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला पावर का जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में पुट किया जाए तो बिल्कुल है। वर्क बाय टाइम का मतलब होता है एफ डॉट डी बाय टाइम, एफ डॉट डी, एफ इज 2i प्लस 5j, जबकि d इज 3i प्लस 2j, और नीचे आपको टाइम गिवन है, टाइम इज 2 सेकेंड। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल केस, मल्टीप्लाई i विद i, j विद j, आपको वहां पर फौरी आंसर मिल जाएगा। i विद i 2 into 3 6 प्लस 5 into 2 10 by 2, 10 plus 6 is 16 by 2 is equal to 8 watt, क्योंकि पावर है। तो स्टूडेंट्स आंसर ऑफ दिस MCQ becomes 8 watt। इसी तरह का हम एक और MCQ करेंगे, then we will move towards energy। जरा नोट कीजिएगा, our last MCQ of power, if 1 centimeter cube water is pumped through height of 100 meter in 1 second, तो बताइए कि इस केस में पावर क्या होगी। ऑप्शंस आर गिवन टू यू एज अल्फा इज 0.5 watt, बीटा इज 1 watt, चार्ली इज 2 watt and delta is 4 watt। स्टूडेंट्स मेरा आपको मशवरा ये है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए, अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और जरा इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या आप इसे कर पाते हैं। एंड आफ्टर एग्जैक्ट 1 मिनट, क्योंकि MD-CAT एग्जाम में एग्जैक्ट 1 मिनट ही दिया जाएगा फॉर 1 MCQ। 1 मिनट के बाद आप सॉल्व करना छोड़ दीजिए और दोबारा वीडियो पे आइए ताकि हम देखेंगे हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो चले हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पावर इज इक्वल टू mgh/t। मैंने इसे ही क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे पास और किसी फार्मूला में h गिवन नहीं था, हाइट गिवन नहीं थी। हमने उसको हाइट तय करवाई है, तो हाइट तय होती है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mgh/t यूज होगा।
अब मसला ये है, मुझे यहाँ पे m तो पता ही नहीं है, पर हम ये बात भी जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर वॉल्यूम होता है, और यहां से मैस आ जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम इस मैस के फार्मूला को यहां पर पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम GH/T। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद करनी पड़ेगी, हमेशा 1000 होती है। वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटी होता है 10⁻⁻²। सेंटी का क्यूब भी तो आ गया है, तो 10⁻⁻² का जो क्यूब होगा दिस बिकम 10⁻⁻6। दिस इज वॉल्यूम। G की वैल्यू 10 होती है, हाइट हमें 100 गिवन है, जबकि जो टाइम था वो है 1। अब जरा नोट कीजिएगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6। So this approximately becomes power is equal to 10⁻6 into 10⁻⁻6 by 1। स्टूडेंट्स ये ऊपर कट के 1 आ जाएगा, and 1 by 1 is equal to 1 watt। So beta is our correct answer for this MCQ। तो आपने नोट किया कि हमें हर तरह का क्वेश्चन पावर में पूछा जा सकता है। अ वेरी इजी वन, इंफॉर्मेटिव वन, या फिर कैलकुलेशन वाइज भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, वी जस्ट नीड द राइट अप्रोच कि हमने कौन सा फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। सो दिस इज आवर पावर। अब चलते हैं हम एनर्जी की तरफ और देखें कि एनर्जी में से किस किस तरह के MCQs फर्दर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी का सिंपल मतलब ये है, किसी बॉडी में अगर कोई काम करने की ताकत है, एबिलिटी है। फर्ज कीजिए कि आपने खाना ही नहीं खाया 2 दिन, और आपसे मैं 2 दिन भूखे रहने के बाद ये कह दूं कि आपने ये सामान उठा के कहीं पर जाना है, तो पॉसिबल है कि शायद आप खुद को ही ना उठा सकें। सामान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर एक शख्स ने 2 दिन बहुत अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा ली है, और उसके बाद मैं उसे कहूँ कि अब ही हैव टू मूव, तो ही कैन ईजीली मूव, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। आप वर्क तभी कर सकते हैं इफ यू हैव एनर्जी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एनर्जी इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो जब एनर्जी की बात की जाएगी तो दिस इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी कि वो कितना वर्क कर सकता है, टू डू वर्क। एनर्जी को, जनरल एनर्जी को हम सिंपल E के साथ शो कर देते हैं, और एनर्जी के यूनिट्स भी वही हैं जो सेम वर्क के होते हैं। तो मैं उनको बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ना कन्वर्जन्स लिख रहा हूं, मैं सिर्फ उनके मेंशन कर रहा हूं नेम्स। जूल, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, अर्ज, और इसी के साथ किलोवाट और। So conversions क्या है? We have studied all conversions in work। यहाँ पे conversions नहीं पढ़ेंगे, बस नाम देख लिए कि जो यूनिट्स हमारे पास वर्क के होते थे वही सेम यहाँ पर भी मौजूद हैं, दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अब अगर फर्दर देखें तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमारा कंसर्न बेसिकली किससे होता है? हमारा कंसर्न होता है मैकेनिकल एनर्जी के साथ। जब अपने कंसर्न की बात करते हैं हम, तो हम फिर डील करते हैं विद मैकेनिकल एनर्जी। अगर जनरली देखा जाए तो हमारे पास 2 टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जीज पाई जाती हैं, जो मोस्ट मेजर है। उनमें से एक है काइनेटिक एनर्जी, जबकि सेकंड वन इज potential energy। We have these 2 types of energies, kinetic
एंड पोटेंशियल। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, जैसे कि आप लोगों ने अपने मैट्रिक में भी पढ़ा और एफएससी में भी पढ़ा होगा कि स्टैटिक्स मींस अ बॉडी टू बी एट रेस्ट, काइनेमैटिक्स मींस अ बॉडी इज इन मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि बॉडी तो मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, जो बॉडी के पास होगी व्हेन बॉडी इज इन मोशन। तो वो एनर्जी जो मोशन की वजह से बॉडी अटेन करती है, हम उसे काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, आपने अपने एफएससी के अंदर भी ये बात पढ़ी कि सच एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन। लेकिन जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये किस पोजीशन की बात हो रही है, ये क्या चीज है पोजीशन, तो उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि पोजीशन कहां पर है। तो याद रखिएगा, दिस इज एनर्जी which is possessed by a body due to its position in conservative field। हमारे पास जब कोई बॉडी किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में होती है, तो कंजर्वेटिव फील्ड में पोजीशन के वो उस फील्ड में कहाँ मौजूद है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड्स में होती है ये हमेशा। अब हम बात करते हैं जनरल इनके फार्मूलाज की कि इन्हें हमने डील कैसे करना है। अगर तो केई की बात की जाती है तो सिंपल नोट कीजिएगा, केई का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज 1/2 m v डॉट v। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसी का ओपन करते हैं हम, तो इट बिकम्स 1/2 mv²। अगर मैं यहां पे देखें v², इट इज 2v, mv into v, दिस इज बेसिकली दिस। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि 1/2 mv इज मोमेंटम, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मैंने इस m भी सिंपल देखिएगा, दिस m v इज मोमेंटम, सो मोमेंटम एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इसी फार्मूला में साथ m को मल्टीप्लाई भी कर दूं और नीचे m डिवाइड भी कर दूं, सो आई गेट p² मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। और याद है आपने पढ़ा था कि मोमेंटम अगर तो चेंज है तो दैट इज इक्वल टू ft, और अगर बॉडी पहले रेस्ट पे थी फिर चलना शुरू हो गई तो मोमेंटम इज इक्वल टू ft होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको f² t² बाय 2m भी कह सकते हैं। ये देखिए हमने एक फार्मूला से कितनी फॉर्म्स जनरेट कर ली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। अब करते हैं बात पोटेंशियल एनर्जी की। हमने तो कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर दी है और हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि वी हैव 3 कंजर्वेटिव फील्ड्स। एक कौन सी थी? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और इलास्टिक फोर्स की भी हम बात करते थे। तो हम उसी लिहाज से बात करते हैं कि अगर तो ग्रेविटेशनल पीई होती तो फिर फार्मूला क्या होता, अगर इलेक्ट्रिकल पीई होती फिर क्या होता, अगर इलास्टिक पीई होती तो फिर क्या होता। इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पीई, पीई का फार्मूला बन जाता है mgh। इलेक्ट्रिकल पीई में फार्मूला बन जाता है qv, या आपने पढ़ा होगा अपने एफएससी पार्ट 2 में। इलास्टिक में दिस फार्मूला बिकम्स 1/2 kx²। तो आपने एक चीज नोट की कि हर वे में अलग अलग फार्मूला होता है, क्योंकि पोजीशन इन अ सर्टेन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड को बदलने से फार्मूला भी बदल जाता है। ये था आपका सिंपल एनर्जी की बेसिक नॉलेज। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी के एमसीक्यूज और देखेंगे कि इनके फार्मूलाज की इंटरप्रिटेशंस किस किस तरह से हो सकती हैं।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv.v। तो हमें यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, हमसे ये पूछा जा सकता है कि इफ a body of mass 7 kg moves with velocity of 4i plus 7j, then its kinetic energy will be, हमें साथ ही ऑप्शंस कुछ यूं दे दिए जाते हैं A, B, C एंड D। अब नोट कीजिएगा, हमें यहां ऑप्शंस दिए जाते हैं 49 जूल, हमें साथ ऑप्शन दे देते हैं 16 जूल, हमें साथ ऑप्शन दे दिया जाता है 525 जूल, और हमें साथ एक ऑप्शन फर्दर डेल्टा में ये दे दिया जाता है अब अगर फर्दर स्टूडेंट देखा जाए तो हमें इसको सॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और बेहतर ये है कि हम यूज करें फार्मूला v.v वाला। यहां पर आ गया 1/2 इंटू 7 एंड दिस बिकम्स 4i प्लस 7j, और साथ में यही आ जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट के तौर पे। द इजीएस्ट वे इज 1/2 ऐसे ही आ गया, 7 भी ऐसे ही, 4 इंटू 4 बिकम्स 16 प्लस 7 इंटू 7 बिकम्स 49, 49 प्लस 16 बिकम्स 65/2। इजीएस्ट वे इसके इन्हें आपस में कर दें मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर लेंगे आप इन मल्टीप्लिकेशन रूल, वो भी आसान है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर लाइक 455/2। 450 का हाफ होता है 225, तो ए हाफ होगा 227.5। द नियरेस्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 227 जूल्स। आपने देखा कि यहां से आपको किस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अगर हम फर्दर देखें तो जनरल इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी गिव्स, हमें क्या मिलता है इससे। अल्फा ऑप्शन इज पोटेंशियल एनर्जी, बीटा ऑप्शन इज पावर, चार्ली ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ momentum and velocity gives us without any doubt kinetic energy। यहीं से हमें एमसीक्यू यूं भी स्टूडेंट्स पूछा जा सकता था, जरा नोट कीजिएगा। इफ रेशियो ऑफ मोमेंटा, इफ रेशियो ऑफ मोमेंटम की जमा है मोमेंटा इज 1/4 of two bodies
हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दो बॉडीज जिनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, उनका रेशियो ऑफ मोमेंटा है 1:4. What will be ratio of their masses? उनकी masses की रेशियो क्या होगी? Students, answer is given as 1:2 beta option, 2:1 Charlie option, 1:16 delta is 16/1. हमने इसे सॉल्व करना है. सिंपल नोट कीजिएगा, हमारा ऐसा फार्मूला जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मैसेज आए, दैट इज KE इज इक्वल टू P²/2m. और कहा यह गया है कि हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तो KE तो सेम हो गया. बाकी फिर क्या बचा हमारे पास, हम इसे तो लिख सकते हैं ना, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P². नोट कीजिएगा इस इक्वेशन के अंदर 2 इज कांस्टेंट, KE इज आल्सो कांस्टेंट, तो जो रिलेशन बन जाता है स्टूडेंट्स, दैट बिकम्स मास डायरेक्ट ऑफ P². अब आपको P की यहाँ पर रेशो पता है, हमने याद है रेशो निकालना सीखी थी. दैट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, M1 by M2 is equal to P1 by P2 का स्क्वायर. P1 by P2 रेशो तो गिवन है 1:4. 1:4 का स्क्वायर is equal to 1/16. So correct answer is Charlie 1/16. यहां से हमने एक नई बात सीखी कि इस फार्मूला से वो रेशोज में क्वेश्चन भी कर सकता है, तो फिर हमें इसकी रेशो पता होनी चाहिए. जरा नोट कीजिएगा, अगर तो मैं इन तीनों फार्मूलाज में, इन तीनों में mv² ½ PV और P²/2m में, अगर मैं इन तीनों में देखूं तो लिंक कैसा आता है, जरा नोट कीजिएगा. अगर तो KE की बात की जाए और बात कुछ यूं की जाए कि मास इज कांस्टेंट. मास क्या है, कांस्टेंट है. स्टूडेंट्स, अगर मास कांस्टेंट हो जाए ना, इसमें तो मास है ही नहीं, अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो KE का लिंक आता है डायरेक्ट विद V². हम ये बात यूं भी लिख सकते हैं कि KE का लिंक डायरेक्ट आता है V² के साथ, या फिर KE का लिंक मास कांस्टेंट होने के बाद डायरेक्ट आता है किससे, P² के साथ. स्टूडेंट्स, अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो KE के बाकी दोनों क्वांटिटी से ये लिंक निकलते हैं. अगर मास कांस्टेंट ना हो, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो देखें फर्स्ट में तो मोमेंटम है ही नहीं. अगर इन दोनों की बात की जाए, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आती है वेलोसिटी के, और अगर मोमेंटम इज कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्स आती है किसके, मास के. एंड थर्ड क्वांटिटी, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन एनी केस, अगर वेलोसिटी स्टूडेंट्स कांस्टेंट हो जाए तो जरा नोट कीजिएगा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो सिर्फ m बचा, KE डायरेक्ट आ जाता है m के. इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, KE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. वेलोसिटी यहां पर है ही नहीं. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो KE डायरेक्ट आता है मोमेंटम के. ये देखें, आपने कितनी वेरिएशंस एक साथ सीख लेनी है, जरा नोट कीजिएगा. अगर वो ये कह दे, अब इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को जरा नोट कीजिएगा. अगर वो ये कह दे
कि इफ mass of the body is constant and velocity is doubled, mass is constant and velocity is doubled, then kinetic energy will be। तो पता है अगर mass constant होगा तो ke का speed से स्क्वायर लिंक होता है डायरेक्टली, तो हम कह सकते हैं velocity is doubled, so 2 square become answer will be 4 times। लेकिन अगर वो यही बात यूं पूछे कि इफ mass नहीं, momentum of the body is constant and velocity is doubled, तो अब ke क्या होगी? अगर momentum constant है तो velocity को डबल करने से ke will be doubled। आपने ये केस देखा कि इन दोनों में मैंने काम एक किया, मैंने डबल किया वेलोसिटी को, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आया। जब डबल किया वेलोसिटी को इस केस में तो आंसर आया 2 स्क्वायर 4 टाइम्स, जब डबल किया इस केस में तो आंसर आया 2 टाइम्स। फर्क किस चीज का था कि आप रिलेशन कौन सा यूज कर रहे हैं। जब मैथ की बात की जाएगी तो स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, मोमेंटम की बात की जाएगी तो सिर्फ लीनियरली डायरेक्ट है। स्टूडेंट्स इन रेशियोज को हम यूं भी बना सकते हैं, जरा नोट कीजिएगा, ke1 बाय ke2 इज इक्वल टू v1 बाय v2 का स्क्वायर। अगर यहां पे देखें तो ke1 बाय ke2 इज इक्वल टू p1 बाय p2 का स्क्वायर। अगर इस केस में देखें मैं मोमेंटम इज कांस्टेंट तो फिर ke1 बाय ke2 इज इक्वल टू v1 बाय v2। देखिए अब स्क्वायर नहीं आ रहा क्योंकि हमने रिलेशन चेंज कर दिया है। अब नोट कीजिएगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ke1 बाय ke2 इज इक्वल टू mass 2 बाय mass 1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था। यहां पे नोट कीजिएगा ke1 बाय ke2 इज इक्वल टू m1 बाय m2, और यहां पे आ गया ke1 बाय ke2 इज इक्वल टू p1 बाय p2। आपने ये बात नोट की। अगर कुछ एमसीक्यू यूं आ जाता कि इफ mass of the body is doubled by keeping the momentum constant, तो इनवर्स था, mass डबल होता तो ke हाफ हो जाती, क्योंकि इनवर्स में जब एक चीज बढ़ेगी तो सेकंड उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो यही सवाल यूं कहता कि इफ mass of the body is doubled but by keeping speed constant, तो फिर mass का डबल होने से ke भी डबल होती, क्योंकि उनका आपस में रिलेशन अब डायरेक्ट चला गया है। तो देखें हमने कैसे एक फार्मूला से कितनी कन्वर्जन सारी ke की पढ़ ली। अच्छा, इनके ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर तो मैं ke की v स्क्वायर के लिहाज से ग्राफ की बात करूं कि दिस इज v एंड दिस इज ke, अगर यहां पर बात करूं तो दिस इज p एंड दिस इज ke। अगर यहां पे देखें तो दिस इज v एंड ke। यहां पे देखेंगे तो दिस इज m एंड ke। इधर की बात करेंगे तो दिस इज अगेन m एंड ke। अगर स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं हम तो दिस इज p एंड ke। सिंपल देखिएगा, स्क्वायर लिंक है और स्क्वायर किस पे है? वेलोसिटी पे। जिस पे स्क्वायर होता है ग्राफ हमेशा उससे अवे की तरफ मूव करता है, लाइक दिस। यहां पर भी स्क्वायर है, मोमेंटम से अवे जाएंगे। डायरेक्ट है स्ट्रेट लाइन, मैस इनवर्स है कुछ यूं ग्राफ बनेगा। मैस के साथ डायरेक्ट है स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम से डायरेक्ट है तो स्ट्रेट लाइन। ये आपके सारे ग्राफ्स भी आ गए प्रॉपर कि हमने किस तरह से इसको प्रॉपर डील करना है।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास सब रिलेशन और ग्राफ्स आ गए। अब वो यहाँ से जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछे आपसे तो आप इसको फौरी सॉल्व कर लेंगे। मैं वर्बली पूछता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड बाय कीपिंग द मोमेंटम कांस्टेंट देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, या फिर देन न्यू के विल बी। इफ mass is doubled by keeping the momentum constant, momentum constant कहाँ पे है इस केस में, mass का लिंक कहाँ पे है, ये mass is doubled then ke will be halved। तो बिल्कुल ठीक गेस किया आप सबने। हमने इस तरह से ही सारों का लिंक कैलकुलेट कर लेना है।